सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 9-10 विषय हिंदी, जिसमें आपको पूर्व की वीडियो में हम आपको जैसा कि वाक्य के बारे में आपको बता दिया कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और भेद बता दिए और ये बता दिए। लेकिन अब आज हम दूसरा बिंदु लेते हैं जो कोर्स के अंदर पाठ्यक्रम में आ रहा है। उसका प्रकरण है क्रिया। क्रिया अर्थात आप हिंदी के बजाय इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं सभी विद्यार्थी। जैसे वर्ब, ठीक है, वर्ब कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वर्ब किसे कहते हैं, तो यानी क्रिया किसे कहते हैं, अपन को ये जान लेना पहले ज़रूरी है कि क्रिया किसे कहते हैं। अगर हम इस बात को जान जाएंगे कि क्रिया किसे कहते हैं तो अपन उसका वर्णन स्वतः ही कर लेंगे। सीधे अर्थों में हम उसका अर्थ निकाल लेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। तो अब ये देखना है कि वर्ब किसे कहते हैं, यानी क्रिया किसे कहते हैं। तो हमने क्रिया की परिभाषा बोल रहे हैं आपके सामने। जिस विकारी शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया कहलाती है। जो अपन कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का करना या होना पाया जाए, वह क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया की एक तरह से परिभाषा हुई। अथवा दूसरी परिभाषा, क्रिया वह विकारी शब्द है। ये विकारी का भेद है। विकारी के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चारों ही कक्षा 10 के कोर्स में हैं। तो कहने का तात्पर्य क्रिया वह विकारी शब्द होता है। ये प्रयोग के आधार पर शब्द है, 2 तरह का होता है, विकारी और अविकारी। क्रिया वह विकारी शब्द होता है जिससे कर्ता के विषय में कुछ विधान किया जाए, अर्थात कर्ता से संबंध पाया जाए, वह क्रिया कहलाती है। पुनः सुन लें, क्रिया वह विकारी शब्द होता है जिससे कर्ता के विषय में कुछ विधान किया जाए, अर्थात कर्ता से संबंध पाया जाए, वह क्रिया कहलाती है। तो अपन ने बताई क्रिया की परिभाषा। अब क्रिया जैसे लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना, बैठना, चलना, सोना, खाना, भागना, भौंकना है, कोई भी कार्य है कर रहे हैं, जो खाना, पीना, हंसना, या और भी कई शब्द हैं, आना, जाना, खेलना है। तो ये शब्द क्या हैं? ऐसे हजारों शब्द हैं जो क्रिया का कार्य करते हैं। बोलना, तो बोलना एक क्रिया है। पकाना एक क्रिया है। तो ये क्रियाएं हैं, इनका क्रिया नाम दिया गया है। अब अपन कह रहे हैं कि ये क्रियाएं कैसे होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्रिया क्या काम आती है, तो ये वाक्य में काम आती है। ध्यान, अपन इनका प्रयोग किस में करते हैं? वाक्य में। वाक्य बोलते हैं, जैसे हमने बोला वाक्य, कोई भी वाक्य लीजिए आप। अपन वाक्य तो कई तरह के बताए ना कल अपन ने आपको पूर्व वीडियो में। निषेधात्मक, संकेतात्मक, इच्छासूचक, प्रश्नवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी वाक्य,
तो ये वाक्य जब अनेक प्रकार के होते हैं तो उनमें सब में क्रिया काम आती है। अगर ये अपने आप वाक्य ले तो अगर बोली जाएंगी। तो कहने का मतलब है, जैसे हमने वाक्य बोला रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य एक, और साधारण वाक्य ना ये संयुक्त है और ना ये मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है। ठीक है, संयुक्त होगा तो दो कर्ता दो क्रिया होंगी, मिश्र होगा तो प्रधान उपवाक्य होगा और आश्रित उपवाक्य होगा। तो वाक्य, ये वाक्य इसमें लिखा हमने रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य हुआ, तो यहाँ स्पष्ट होता है कि वाक्य में रमेश करता है और कर्ता द्वारा किए गए कार्य पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है, अतः पढ़ना क्रिया है, यहाँ पढ़ना क्रिया है। क्रिया के अनुसार लिंग वचन पुरुष निर्धारित किए जाते हैं। भाई एक वचन, लिंग वचन और पुरुष निर्धारित किए जाते हैं। जैसे लड़के खेलते हैं तो ये पुल्लिंग हो गया, और अपन कहते लड़कियां खेलती हैं तो स्त्रीलिंग हो गया, और वचन भी बदलेगा, लड़की खेलती है एक वचन हो गया, और अपन इसको कहें लड़कियां खेलती है तो बहुवचन हो गया। लिंग वचन पुरुष इनके अनुसार, क्रिया के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं। राम पढ़ रहा, एक क्रिया हो गई, राम एक है, एक वचन, राम पढ़ रहा। और अपन इसको जो कह दें कि छात्र पढ़ रहे हैं तो बहुवचन क्रिया हो गई। ठीक है, कर्ता एक वचन, तो कहने का कर्ता भी बहुवचन होगा उसका, तो कर्ता से इसका संबंध पाया जाता है। कर्ता के हिसाब से क्रिया निर्धारित की जाती हैं। कर्ता और क्रिया का संबंध जरूरी है। कर्ता क्रिया में संबंध का पता चल जाएगा तो आप क्रिया निकाल लेंगे कि एक वचन की है कि बहुवचन की है क्रिया। तो ये हिंदी में देख लेना बहुत ज़रूरी है कि क्रिया किस प्रकार की है। अब हम ये आगे चलें कि क्रिया वाक्य में क्या काम आती है। तो वाक्य में अगर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य अधूरा है। वाक्य में क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाक्य में क्रिया नहीं है तो वाक्य अधूरा है। जैसे राम, अब ये वाक्य पूरा नहीं हुआ और अपन के राम सोता है तो ये वाक्य हो गया। तो ये क्रिया का संबंध कर्ता से भी होता है। अब चले हम क्रिया के 6 भेद। ठीक है, पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक, तीसरा पूर्वकालिक, तीसरी संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थ क्रिया और नाम धातु क्रिया। ये 6 भेद क्रिया के दिए हुए हैं। 6 भेद हैं क्रिया के। अब 6 भेदों की अपन अलग अलग परिभाषा लिखें और परिभाषा सुने या लिखें, और फिर इसके बाद पता चलता है कि ये कैसी कैसी क्रिया है। ठीक है, तो अपन पहले इनकी परिभाषा आपको समझा रहे हैं। तो 6 भेदों में से हम पहले आपको बता रहे हैं सकर्मक। सकर्मक की परिभाषा सुन लें। जिस क्रिया के द्वारा व्यापार का फल कर्ता से निकलकर वाक्य में किसी अन्य शब्द पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जहाँ वाक्य का फल कर्म पर पड़े वही सकर्मक क्रिया कहलाती है, अथवा वाक्य जहाँ कर्म होता है वही सकर्मक है। तो कहने का तात्पर्य है वाक्य में कर्म नहीं है तो वो सकर्मक क्रिया नहीं कहलाएगी।
जो भी कार्य हो रहा है, व्यापार हो रहा है, जो भी कार्य की अनुभूति हो रही है, कर्ता के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है, उसका फल क्रिया का कर्म पर पड़ना चाहिए। कुल मिला के बात है उसमें कर्म होना चाहिए। जहाँ कर्म है वह सकर्मक है। जैसे मैंने उदाहरण देखा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो पढ़ने का प्रभाव पुस्तक के माध्यम से पुस्तक पढ़ने का कर्म है। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो कौन सा कर्म कर रहा है? पुस्तक का, पढ़ने का। इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया हुई। पुस्तक पढ़ने का कर्म तो कर रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हुई। अब जहाँ कर्म नहीं होता, जहाँ कर्म नहीं होता तो वह सकर्मक नहीं कहलाती, इसलिए इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण और देंगे आपको, उससे पहले हम दूसरी जोड़ दें आपसे, अकर्मक। जिस क्रिया में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल वाक्य प्रयुक्त किसी अन्य शब्द पर न पढ़कर, वाक्य प्रयुक्त किया जा रहा है, अन्य शब्द पर न पढ़कर केवल कर्ता तक सीमित रहे, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अथवा कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य जहाँ कर्म नहीं होता वाक्य में, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अगर वहाँ पर कर्म है तो वो सकर्मक कर्म चली जाएगी, और जहाँ कर्म नहीं है वहाँ अकर्मक है। तो कर्म की प्रधानता है। कर्ता का फल अगर कर्म पर पढ़े तो सकर्मक, और कर्म पर नहीं पढ़े तो अकर्मक। जैसे राम सोता है, ठीक है, अब ये सोना क्रिया है, राम सोता है, अब इसका कोई जगह स्थान या कोई विशेषता होती तो वो सकर्मक होती है, तो अकर्मक राम सोता है। जहाँ प्रश्न खड़ा हो जाए वहाँ पे अकर्मक है। क्यों, का, कब समय, कैसे, क्यों, तो राम क्यों सोता है, तो क्यों हो गया, तो जो वहाँ प्रश्न खड़ा हो जाए वहाँ अकर्मक है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, अब आप बहुत से समझेंगे पक्षी का काम उड़ने का तो होता है साहब, नहीं, लेकिन पक्षी उड़ रहे हैं तो कहाँ उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, कब उड़ रहे हैं, समय है क्या, यानी उड़ रहे हैं, ये क्रिया है और ये करता है। कर्म कहाँ हुआ भाई इसमें? कर्म कहाँ है? उड़ना तो क्रिया है, यहाँ भी कर्ता क्रिया है, लेकिन यहाँ नहीं है। जैसे सकर्मक में मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह करता है, यह कर्म है और यह क्रिया है। तो तीनों चीज़ मिल रही हैं वो सकर्मक है, दोनों चीज़ मिल रही हैं वो अकर्मक है। कहने का तात्पर्य है अकर्मक क्रिया और इस सकर्मक क्रिया का अंतर हमने आपको बताया। अब तीसरी क्रिया है, वह है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। कैसी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया जिस क्रिया के द्वारा व्यापार का फल, जिस क्रिया द्वारा व्यापार का फल कर्ता से निकलकर वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द पर पड़े तो वह सकर्मक हुई। पूर्वकालिक, जिस, अब पूर्वकालिक की बात सुने। पूर्वकालिक क्रिया जिस क्रिया कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाए, जिस कर्ता वाक्य में कर्ता द्वारा एक कार्य को करके दूसरे वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है, एक कार्य को समाप्त करके और दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं हनुमान
चालीसा पढ़कर, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर और सोता हूँ। तो दो क्रिया है ना, सोता हूँ। पहले तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, एक सोता हूँ, दूसरी। तो पूर्वकालिक क्रिया यानी पूर्व में क्रिया या साथ ही दूसरी क्रिया हो जाए, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य पहले और होकर फिर पुनः दोबारा हो जाए, पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो जाए, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे और उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण के तौर बच्चा दूध पीकर सो गया, यानी दूध पिया और सो गया। बच्चे ने दो कार्य कर लिए, दो क्रिया हो गई। तो पुनः सुन लें, जिस क्रिया में कर्ता एक कार्य को समाप्त करके और दूसरे काम में लग जाता है तुरंत ही, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, अब चले अपन, ये हुई अपन की तीसरी। अब चले अपन नंबर 4 क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या है? जैसा नाम जैसा गुण, संयुक्त माने मिलाना, संयुक्त क्रिया। वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया के मेल से बनने वाली, वाक्य में दो या दो से अधिक मेल से बनने वाला वाक्य, क्रियाओं से बनने वाला वाक्य संयुक्त क्रिया कहलाती है। यानी वाक्य में दो दो क्रिया हों, वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। क्रियाओं के मेल से बनता है वह वाक्य, दो क्रियाओं के मेल से, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर जा चुका। ठीक है, तो जा चुका और खाकर दो क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। तो संयुक्त क्रिया की विशेषता है कि वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल को, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनने वाले वाक्य को संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक, अब जैसे उदाहरण के लिए और लिख लें अपन, वह शीघ्र उठ गया। वह शीघ्र ही उठ गया। गया, उठ, ये शीघ्र, तो ये दो क्रिया हो गई। तो कहने का मतलब ये संयुक्त क्रिया हुई। अब लिखेंगे अपन प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब 5 ही आती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या होता है? शब्द है जैसे ही समझ लीजिए, प्रेरणा दी जाती है जब कोई कर्ता द्वारा किसी कार्य को कराया जाए, प्रेरणा दी जाए, तो प्रेरणार्थक क्रिया यानी क्रिया के जिस विकृत रूप कर्म पर कर्ता की प्रेरणा समझी जाए, क्रिया के जिस विकृत रूप से कर्म पर कर्ता की प्रेरणा समझी जाए, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे धोबी धोबिन से कपड़े धुलवाता है, धोबी धोबिन से कपड़े धुलवाता है। तो धोबी धोबिन से प्रेरणा दे रहा है, कपड़े धुलवा रहा है। गुरुजी छात्र से गृह कार्य करवाते हैं। प्रेरणा देंगे जब ये करवाते हैं गृह कार्य, गुरुजी का काम, तो ये प्रेरणा दी जा रही है, छात्र से गृह कार्य करवाते हैं। या अपन देखते हैं थानेदार सिपाही से चोर को पिटवाता है।
थानेदार सिपाही से चोर को पिटवाता है। यानी पिटवाने की प्रेरणा कौन किसको दे रहा है? सिपाही को, और वो पीट रहा है उसको। प्रेरणा दी गुरुजी छात्र से कह रहे, और प्रेरणा क्या दी? गृह कार्य करने की। तो प्रेरणार्थ क्रिया वो होती है जो दूसरे से प्रेरणा देकर उस कार्य को करवाया जाए, कर्ता के द्वारा प्रेरणा देकर, और दूसरे से वो कार्य करवाया जाए, तो वहाँ प्रेरणार्थ क्रिया कहलाती है। कैसा भी वाक्य लिख सकते हैं आप, और भी लिख सकते हैं, जैसे पिता पुत्र से पुस्तक पढ़वाता है। पिता पुत्र से पुस्तक पढ़वाता है, ये प्रेरणा हो गई। तो कहने का मतलब ये प्रेरणार्थक क्रिया हुई। अब है नाम धातु क्रिया। अगली क्रिया है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या विशेषता है? जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण उसके मेल से बनती है, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषणों के मेल से बनती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, ठीक है। बात से बतियाना, बतियाना है। जैसे लेकिन शर्म से शर्माना, शर्माना। जैसे लिखें और चिकना से चिकनाना, चिकना से चिकनाना। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, चिकना से चिकनाना। ऐसे अपना से अपनाना, अपना से अपनाना। खरीद से खरीदना, ठीक है। ऐसे ही मान के चलो और भी हो सकता है, कोई भी क्रिया हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान के चलो उदाहरण दें, ठीक है। लुटेरों ने जमीन हथियाली, ऐसे लुटेरों ने जमीन हथियाली। तो हाथ से हथियाना, तो हथियाली, हथियाना, हथियाली, लुटेरों ने। तो ये क्रिया बदल गई ना, हथियाना। तो ये नाम धातु क्रिया है, ठीक है। राम ने अपनी पुस्तक अपना ली, अपना ली, अपना ली। तो कहने का मतलब अपनाना। तो ये हुई नाम धातु क्रिया। अब आपको तो देखिए, आपको हम उदाहरण बताना चाहते हैं। और तो हम उदाहरण में पहला उदाहरण अकर्मक का, जैसे श्याम रेंगता है, तो यहाँ कर्म नहीं है। राधा नाचती है, सीधा है, अकर्मक है। मेघनाथ चिल्लाता है, ठीक। पूजा हंसती है। सब में क्यों का प्रश्न उठ रहा होगा, पूजा हंसती है क्यों? कारण इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, दो तरह की वर्ब हैं ये। और ट्रांसिटिव कहते हैं सकर्मक को, इंट्रांसिटिव कहते हैं अकर्मक। तो ये दो तरह की वर्ब हैं। राम दौड़ता है, सकर्मक है, जैसे रमेश फल खाता है। इंग्लिश के हिसाब से जल्दी समझते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव। तो ये ट्रांसिटिव है और ये इंट्रांसिटिव है। रमेश फल खाता है तो फल कर्म है। सुदर्शन गाड़ी चलाता है तो यहाँ कर्म है गाड़ी चलाना। इनमें कर्म नहीं है, इनमें कर्म वाक्यों में सीधा पहचान ले। रमा सब्जी बनाती है तो सब्जी बनाने का काम है। मैं बैग चलाता हूँ तो बैग चलाने का काम, कर्म ये अपने आप जुड़े हुए हैं। सुरेश सामान लाता है तो सामान लाने का काम कर रहा है ना। अब हमने 6 प्रकार की बताई, तो 3 प्रकार के उदाहरण बता दें, एक और
मीरा महाभारत पढ़ने लगी। ठीक है, तो पढ़ने और लगी दो क्रिया गई, संयुक्त क्रिया। तुम इधर चले आओ, चलना और इधर जाओ, चले जाओ, जाना और चलना, दो क्रिया हो गई। दो क्रियाओं से मिलकर ही करता, जो दो क्रिया करता है एक साथ, तो वो संयुक्त क्रिया है। वह घर पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंचना और गया, दो क्रिया हो गई। प्रियंका ने दूध पी लिया, ले भी लिया और पी भी लिया। माताजी बाजार से आ गई, आ और गई, गई थी और आ भी गई, तो ये दोनों क्रिया हो गई। तो दोनों क्रियाओं से संयुक्त क्रिया बनती है। तो ये क्रियाओं का विधान है जो हमने आपको अब तक क्रियाएं 6 बता दी, स्पष्ट कर दी है। अब अगले वीडियो में आप अगली बात बताएंगे आपको।